जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीपीएससी टीआरई 3.0 एवं 4.0 एग्जाम के लिए मैं टेस्ट सीरीज करा रहा हूं और ये वीडियो का आपका टेस्ट सीरीज नंबर है 13। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं अच्छी तरह से। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन बोला है कि यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर कितना का कोण बनाता है? 80 डिग्री का बनाता है। तो POA का मान कितना होगा? तो चलिए देखिए, मतलब एगो ऐसे आपका एक वृत्त है और यहाँ पे इसका केंद्र ये हो गया आपका वृत्त का। ठीक है, और यहाँ पे एक बाह्य बिंदु हम ले लेते हैं P। ठीक है, और P से एक स्पर्श रेखा ये खींचना है और एक ये स्पर्श रेखा खींचना है। मान लीजिए ये हो गया, मान लीजिए ये B हो गया। तो PA और PB क्या हो गया? दो स्पर्श रेखा है। तो इसमें बोल रहा है कि पी और पीबी से स्पर्श रेखा परस्पर कितना का कोण बनाता है? तो यहाँ पे 80 डिग्री का कोण बना रहा है। पीए, देखिए इस पीए और इस पीबी से कितना का कोण बन रहा है? यहाँ पे 80 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अगर मैं आधा आधा करूं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 40-40 का कोण हो जाएगा। 40 ऊपर और 40 नीचे हो जाएगा। ओके, मेरे से पूछा है पीओए का मान। पी या ओ है केंद्र, ओ और ए, मतलब ये वाला एंगल पूछा है। तो आप देखिए यहाँ पे ये 90 का कोण बनता है। यहाँ पे जहाँ पे स्पर्श रेखा से जो त्रिज्या जाती है, त्रिज्या पर जो स्पर्श रेखा होती है वहाँ पे लंब लंब होता है, यानी कि 90 का यहाँ एंगल बनता है। तो ये जब 40 हो गया और ये 90 है तो ये आराम से निकल जाएगा। कैसे? त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 होता है ना, तो ये 90 और ये 40 क्या हो जाएगा? जोड़ देंगे तो 130 आएगा और 180 में से 130 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री आ जाएगा आंसर। तो देखिए आपका 50 डिग्री ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, चित्र से ही समझ के बना देना था। अगला सवाल है ये वाला, देखिए ये वाला देखिए, कह रहा है कि दो व्यक्तियों का आय का अनुपात इतना दिया है तो खर्चों का अनुपात इतना दिया है और प्रत्येक व्यक्ति के प्रति महीने कितना रुपया बचा रहा है? 2000 रुपया बचा लेता है, तो उनका आय का योग क्या है? चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे जैसे अब क्वेश्चन बोला था कि दो व्यक्ति का आय का अनुपात कितना था? 9:7 था। ठीक है, और उसका खर्चों का अनुपात दिया था कितना भाई? 4:3 दिया था। ठीक है, ये दिया था और प्रत्येक का बचत कितना था? 2000 रुपया था। ठीक है, प्रत्येक का बचत कितना था? तो 2000 था। तो आय में से हम क्या करेंगे? जो बचत है घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? खर्च निकल जाएगा। आय में से बचत, तो ये आय का जो अनुपात था इसमें हम एक्स लगाकर, दोनों में एक्स लगाकर हम प्रत्येक में से क्या करेंगे? 2000 रुपया क्या करेंगे? बचत को घटा देंगे तो ये हमें कौन चीज का, यानी हमें पता चल जाएगा खर्च का अनुपात। जैसे कि 4:3 दिया था तो ये पता चल जाएगा। तो वही इसमें से 9x कर लेंगे तो 9x माइनस 2000, क्योंकि 2000 दिया था प्रत्येक महीने उसका व्यक्ति का बचाना बचत दिया था, और इसका जो आया था दूसरे का आपका कितना हो जाएगा? तो 7x था, एक्स लगा देंगे तो 7x हो जाएगा। इसका बचत कितना? प्रत्येक का बचत 2000 था तो इसका भी 2000 था, इसको भी माइनस कर लेंगे तो हमें खर्च का अनुपात जो दिया था 4:3 यानी 4/3 लिख देंगे। अब इसी को सॉल्व कर देना है। तिरछा तिरछी गुना करिए, 3 से 9 में करिएगा तो 27x, 3 में 2000 से तो 6000 हो गया। फिर 4 से 28,000 और ये 28 भले 28x और 2000 में 8 से तो 8 4 दूना 8000। अब इसी को क्या करेंगे? सॉल्व करना है। जब देखिए ये 28x है, 27x उधर जाके घट जाएगा और इधर -6 था और ये 8000 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, घट के आ जाएगा 2000 और इधर x आ गया, यानी x का मान हमें कितना आ गया? 2000। तो अतः कुल मासिक आय का योग पूछा था। तो पहला का आय कितना? 7x 9x था, दूसरा का 7x, दोनों को जोड़ दीजिए तो 16x, तो दोनों का निकल जाएगा 16। आए 2000 आया था x का मान, तो 2000 गुना कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 32,000 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 32,000। अगला सवाल देखिए ये वाला, कह रहा है कि एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है? 24 है। छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो 12वें और 16वें पदों का योग क्या होगा? चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना था? 24। तो चौथा पद को क्या बोलते हैं? ए प्लस सी डी। 8वां पद को क्या बोलते हैं? को कम कर देते हैं, यानी कि ए प्लस 7d। 24 है तो 24, तो ये गो ए दू गो ए 3 गो 7 गो 10 गो डी बराबर 24 है। अब इसमें हम सब में 2 से भाग दे देंगे तो इसका आधा ए हो गया, माने 2 कट जाएगा, इसका आधा 5 हो जाएगा, इसका आधा 12 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए।
इसी तरह से दूसरा बात बोला था कि छठा और 10वें पदों का योग 44 था, तो छठा को a प्लस 5d और 10वां को a प्लस 9d एगो कम करेंगे और 44 है तो 44, तो एगो a आ एगो a दूगो a हो गया, 5 गो d और 9 गो d, 9 5 14 गो d और 44 है तो 44। अब 2 से 100 में भाग देंगे तो 2 के कट के आधा ए दो गो ए है तो एगो ए हो जाएगा, 14 का आधा हो जाएगा 7 गो डी और 44 का आधा 22 हो गया, यानी कि समीकरण ये 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हल करने के लिए क्या करेंगे, ए दोनों तो बराबरे है, खाली दोनों चिन्ह का एक जैसा है, तो इसको घटा देंगे तो ए से ए कट जाएगा तो डी निकल जाएगा। तो इसी तरह से हम क्या किए हैं, पहला में से दूसरा को घटाए हैं, पहले वाला और दूसरा वाला उतार लिए हैं, अब प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। देखिए घटेगा, उल्टा घट रहा है तो माइनस 2d आएगा, इधर घटेगा तो आपका माइनस 10 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से काटे तो 5 आ गया डी का मान। अब फिर ये समीकरण 1 में भर देंगे डी का मान, तो समीकरण जो 1 हमें ये दिया था इसमें भर देंगे, ये आएंगे छोड़ देंगे, 5 है, डी के मान 5 आया है, और ये 12 है तो 12, 50 25 हो गया, ये 12 में से जाके 25 को घटेगा तो माइनस कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। ठीक है, ए का भी मान पता चल गया। अब मेरे को निकालना क्या था, तो बोला था हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, पूछा गया है हमसे कि 12वें और 16वें पदों का योग, तो 12वां पद को a प्लस 11d और 16वां पद को a प्लस 15d। अब जोड़िएगा तो एगो ए दू गो ए आई 11 गो आई 15 को जोड़िएगा तो 26 गो डी, ए 2 एंगल लिख देंगे, ए का मान माइनस 13 है, 26 आई डी का मान 5 था तो 5। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो 13 दूना माइनस 26 हो गया, इसको जोड़ेंगे गुना करेंगे तो 130 हो गया, और इसको घटा देंगे तो 104, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लीजिए 104 करने हैं, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि दो त्रिभुज ए बी सी और क्यू आर पी जो समरूप है और ये दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, तो बोला एगो ए बी का भुजा हमें 18 पता है, तो बी सी भी पता है आपका 15, तो बोला पी आर का मान बताइए। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो ये देखिए ए बी सी एक तीन त्रिभुज है, एगो है क्यू आर पी, एगो ई त्रिभुज है। अब ये 9 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, दो गो त्रिभुज हो गया और दोनों का क्षेत्रफल दे दिया है। अब आपको करना क्या है, त्रिभुज ए बी सी और फिर क्या क्यू आर पी, दो गो त्रिभुज है। अब ये दोनों का समरूप बोला था और दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया था। अब हमें करना क्या है, तो हम पहले इसका क्षेत्रफल और फिर इसका पी क्यू आर का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, बी सी का बटा कितना हो जाएगा पी आर, ये वाला का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल कितना दिया था 9, इसका क्षेत्रफल कितना दिया था 4, तो इसे स्क्वायर हटा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। अब रूट चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2 हो गया, और इधर 15 इस बीसी का मान दिया था। अब इसको काटेंगे तो 5 बार में कट गया, तो 5 गुना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, पी आर का मान 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पी आर जो पूछ रहा था आपका है पी आर, ये कितना हो जाएगा 10 आंसर हो गया। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर हो गया 10 सेंटीमीटर। अगला सवाल है ये वाला, देखिए कह रहा है कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 70 और 125 को विभाजित करने पर 5 और 8 शेष प्राप्त होता है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए इसे बनाएंगे कैसे, तो आप इसको ज़्यादा अथी नहीं करना है। 70 और 125 का क्या करेंगे, 70 और 125 को हम देखिए क्या करेंगे, तो इसको 70 और 125 का हम पहले शेष जो बोला है उसको घटा दीजिए, कम कर लीजिए, घटा दीजिए। तो देखिए 70 में से ही 5 गो ही शेष बच रहा था, तो इसको घटाइएगा तो 65 आ जाएगा। आप फिर 125 में से 8 गो कम कर दीजिएगा तो 117 आ जाएगा। और इसका HCF निकालना है, तो HCF ये दोनों 13 से कट जाएगा, 13 पचे 65 और 13 9 117, यानी कि 13 से दोनों कट रहा है, तो इसका मौसा कितना आ रहा है 13, तो सबसे बड़ी अभी संख्या क्या होगा 13 होगा, वही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल ये देखिए, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की शीर्षों से होते हुए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक परिवृत्त खींचा गया है, तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है, तो आपका समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की अगर बात करें, इसको समबाहु आप लिख लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज में आपका जो परिवृत्त होता है, कौन चीज परिवृत्त, ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त के जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है आपका भुजा बटा क्या होता है, सूत्र होता है भुजा बटा √3 हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे क्या दिया है, तो भुजा तो हमको नहीं पता, लेकिन इसका त्रिज्या दिया है 6 परिवृत्त की, आई भुजा को ए मान के चलिए और नीचे √3। अब यहाँ से ए का मान निकालिएगा, त्रिज्या तिरछी गुना करिएगा तो ए बराबर आएगा 6 में √3 से गुना हो जाएगा, तो 6 √3 इसका भुजा आ जाएगा।
तो 6√3 इसकी भुजाओं की लंबाई, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कि साइन ए प्लस बी का मान 1 है और फिर कॉस ए माइनस बी का मान इतना है, तो ए का मान कितना है। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं, ये देखिए ए प्लस बी, ठीक है, का मान क्या आएगा। यहाँ पे ये एक कितना का मान होता है, तो साइन 90 का मान होता है। तो जैसे ही साइन 90 लिखिएगा तो साइन से साइनवा कट के तो ए प्लस बी का मान आ जाएगा 90। यहाँ से समीकरण एक आ जाएगा। इसी तरह से आपका है यहाँ से ए माइनस बी का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, इधर ये कॉस है तो ये कॉस में कितना का मान होता है, ये कॉस कितना का मान होता है, तो कॉस 30 का मान होता है। अब कॉस 30 जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे कॉस 30, तो ये कॉस से कॉस क्या हो जाएगा खत्म, तो ए माइनस बी का मान कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा। यानी यहाँ पे ए माइनस बी का मान कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30, और ए प्लस बी का मान कितना आ रहा था 90 आ रहा था। अब जैसे ही दोनों को सॉल्व करेंगे काटेंगे, यहाँ 2a बराबर आ जाएगा 90 या 30 120। अब जैसे ही 2 से काटेंगे इसको तो 60 आएगा, ए का मान कितना आ गया 60। तो इसका ए का मान 60 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगला सवाल। देखिए ये वाला सवाल देखिए, करा कि -2 और 5 किस चतुर्थांश में है। तो चतुर्थांश के लिए क्या करना है, ये देखिए ये आप क्या करेंगे, ये चतुर्थांश बनाने के लिए देखिए प्रथम चतुर्थांश हो गया, द्वितीय चतुर्थांश हो गया, तृतीय हो गया और चतुर्थ हो गया। आप प्रथम की बात करें तो एक्स वाला हाई वाई वाला, तो एक्स वाला प्लस में होता है, हाई वाई वाला माइनस प्लस में होता है। तो दोनों प्लस की बात करेगा, ठीक है। कोई भी बिंदु कैसे होता है, बिंदु जो होता है एक्स और वाई के रूप में होता है, इसलिए मैं पहले एक्स का लिख रहा हूँ बाद में वाई का। तो ये आपका दोनों प्लस रहेगा तो प्रथम चतुर्थांश। पहले एक्स का मान, तो एक्स का मान माइनस में होता है इधर, तो ये माइनस हो जाएगा, और दूसरा जो होगा ये वाई का मान, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस प्लस की बात करेगा तो आपका दूसरा, और दोनों माइनस की बात कर दे तो तीसरा चतुर्थांश। आप पहले प्लस बाद में माइनस की बात कर दे तो ये आपका हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। तो देखते हैं क्या बोला है, पहले माइनस और बाद में प्लस। तो देखिए पहले ये माइनस आइए बाद में प्लस, यानी कि आपका माइनस प्लस किस में रहता है, तो तृतीय चतुर्थांश में रहता है, सॉरी द्वितीय चतुर्थांश, ये प्रथम ये द्वितीय, तो ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में रहता है माइनस प्लस, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय चतुर्थांश में इसका आंसर होगा। ये क्या हो जाएगा, किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। चलिए आगे बात करते हैं, अब यहाँ से जीके जीएस स्टार्ट हो गया। चलिए अब जीके जीएस शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन बोला है 39 नंबर में कि अप्रैल 2024 में शतरंज के विश्व नियामक संस्था द्वारा जारी FIDE रैंकिंग के अनुसार भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं। तो कौन बने हैं भाई, तो इसका नाम है इनका अर्जुन, क्या नाम है, अर्जुन एरिगेंसी, अर्जुन एरिगेंसी नाम है। अगला सवाल है ये वाला, देखिए कि हाल ही में चर्चा रहे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनोपोलो कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईटानगर में स्थित है। अगला सवाल है क्रिकेट खेल को किस ओलंपिक खेल में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028, लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028। अगला सवाल देखिए, ये देखिए कह रहा है कि हाल ही में भारत का कौन सा राज्य वित्त वर्ष 2024 में देश के कुल इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात में 30% योगदान देकर इलेक्ट्रॉनिक सामानों का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभर कर आया है, सामने उभरा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, तमिलनाडु। अगला सवाल है कि यूके सरकार द्वारा स्मार्ट जिला परियोजना को किस भारतीय राज्य में लॉन्च किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। अगला सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहे एंथुरियम महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका कहाँ किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। कहाँ पे किया गया था, तो मिजोरम में किया गया था। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने फरवरी 2024 में स्वास्थ्य प्रोन्नति के लिए किस भारतीय संस्थान को नेल्सन मंडेला अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपका राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान स्वास्थ्य संस्थान बेंगलुरु। चलिए
अब देखिए अगला सवाल क्या है, हाल ही में 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति ने निम्नलिखित में से किस विषय पर अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षा अनुसंधान कार्य प्रणाली। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आपका 1911 में गाया गया था। और जन गण मन जो होते हैं कि लेखक कौन है, रचयिता, तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर, और किस भाषा में लिखे थे? बांग्ला भाषा में लिखे थे। ठीक है, याद रखिएगा। और राष्ट्रगान को गाने में कितना सेकंड लगता है? 52 सेकंड लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये राष्ट्रगान जो है 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, है ना, अधिवेशन में गाया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है ये वाला, देखिए कह रहा है कि भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों चार्ल्स, उनका क्या नाम था? चार्ल्स विलिंकिंस ने किया था। अगला सवाल है कि उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफेन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया और बाद में दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध हो गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आपका CFA एंड्रूज। ठीक है, अगला सवाल है ये वाला, देखिए 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपका JB कृपलानी। क्या नाम था उनका? JB कृपलानी। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपका लॉर्ड लिटन ने किया था। अगला सवाल है ये वाला, देखिए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में सहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपका कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, और कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था, कांग्रेस ने किया था। ठीक है, पहला कलकत्ता अधिवेशन आपका 1920 में हुआ था। ओके, याद रखिएगा। और रॉलेट एक्ट आपका कब लागू किया था? 1919 में। आज जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए, तब अगला सवाल है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपका लाल हरा पीला। लाल हरा पीला था, याद रखिएगा। ओके, और 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में यह आयोजन हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये वाला देखिए, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? मतलब मेघदूत के रचयिता कौन है? तो कालिदास का नाम सुने हैं? तो कालिदास ने मेघदूत की रचना किया था, याद रखिएगा, कालिदास, है ना, कालिदास याद रखिएगा। और हितोपदेश नामक पुस्तक के भी लेखक कौन है? तो नारायण पंडित है, ये भी बात याद रखिएगा। अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य है, और हर्षचरित का लेखक बाणभट्ट है, ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, और गोदान का लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। ये वाला देखिए, स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र देश में बनाई गई थी। अगला सवाल है कि UNO के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बुतरस घाली। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा में स्थित है। कहाँ पे? गोवा में स्थित है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वैरन द्वीप नाम है इसका। ठीक है,
अगला सवाल देखते हैं कि भौतिक विज्ञान भौतिक भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं को अध्ययन के लिए समर्पित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी भू आकृति विज्ञान। अगला सवाल देखते हैं कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न कहलाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नक्षत्र कहलाते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 1991 से 2003 के अवधि को भारत के स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और स्वर्ण क्रांति के जनक निरपख टूटेंज को कहा जाता है, निरपख टूटेंज को कहा जाता है, याद रखिएगा। टूटेंज निरपख टूटेंज को इसके जनक माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और ये जो आप याद रखिएगा कि ये आपका हरित क्रांति, अगर बात कहेगा कि हरित क्रांति किससे संबंध है, तो खाद्यान्न उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, स्वर्ण क्रांति बोलेगा तो बागवानी, और भूरी क्रांति बोलेगा तो चमड़ा उद्योग से, याद रखिएगा ये सब। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब 62 हो गया, अब देखते हैं 63 नंबर। ये देखिए 63 नंबर क्या बोला है क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को जल में डुबो दिया जाए तो फोकस दूरी क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका बढ़ जाएगी। क्या होगी, बढ़ेगी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित समीकरण एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें क्लोरीन जो है एक उपचायक और फेरस FeBr3 मतलब फेरस ब्रोमाइड एक अपचायक है। तो चलिए, इसमें बोल रहा है कि इस रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए, मतलब ये जो रिएक्शन दिया गया है उसके लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक गलत है, आपको इसमें गलत खोज के बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है कि अपचायक इलेक्ट्रॉनों का या तो लाभ पाते हैं या लाभ पाते प्रतीत होते हैं, लाभ पाएंगे या लाभ पाते प्रतीत होते हैं, ये गलत बोला है। और सब सही बोला है कि उपचायक स्वयं अपचायित होते हैं, ये सही बोला है। और अपचायक स्वयं अपचायित हो जाते हैं, ये भी सही बोला है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी गलत बोला है, तो इसलिए इसका उत्तर बी होगा। अगला सवाल है, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपका स्टार्च। अगला सवाल है कि चुंबकीय कंपास में निम्नलिखित में क्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपका एल्यूमिनियम के एक सूचक यानी कि पॉइंटर से जुड़ा एक छोटा चुंबक, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक लवण को पानी में घोला जाता है और इस लवण के विलयन का पीएच मान एक सार्वत्रिक सूचक पात्र में से मापा जाता है। विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो लवण के डॉट होने की सर्वाधिक संभावना होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। अगला सवाल है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपका विसरण विधि। ठीक है, चाहे विसरण प्रक्रिया। अगला सवाल है, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा में से लगभग 10% को अवशोषित करती है, ये आपका गलत बोला है। हरे पौधे पत्तियों को पड़ने वाली सौर ऊर्जा में से लगभग 1% अवशोषित करती है। कितना परसेंट, 1% अवशोषित करती है, न कि 10%, इसलिए ये गलत बोला है। और ये तो सही बोला है कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये भी सही बोला है। और प्रत्येक पोषी स्तर पर मौजूद कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 10%, ये सही बोला है। इसलिए इसका उत्तर कौन गलत है, तो गलत आपका पहला है, 10% की जगह 1% होना चाहिए था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा वृक्क नलिकाओं के अस्तर और लार ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका घनाभाकार उपकला, यही इसका उत्तर होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम जल्द से जल्द पूरा कंप्लीट करने वाले हैं और फिर कुछ आपके लिए नया लेकर आएंगे। ठीक है।